कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भले ही यह माना जा रहा हो कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हाल ही में बीजेपी की राज्य सरकार ने मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय को दे दिया है। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। पहले फैसले के तहत सरकार ने ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया है। वहीं दूसरे फैसले में इस 4% कोटे को वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों में बांटा गया है। इस फैसले के बाद वोक्कालिगा के लिए कोटा 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है और पंचमसालियों, वीरशैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% हो गया है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से मुसलमान एकजुट तरीके से बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। इसी बीच अब खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जिसका नेतृत्व जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी, इस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त नहीं होगा, लेकिन अभी आरक्षण सिर्फ पसमानदा मुस्लिम समाज को मिलेगा। जो पसमानदा मुस्लिम नहीं है उन्हें ईडब्ल्यूएस आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को मिले 10% आरक्षण में हिस्सेदारी मिलेगी। प्रतिनिधि मंडल को अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि मुस्लिम समुदाय के साथ कोई भेदभाव या अन्याय नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ लोगों को कर्नाटक में आरक्षण देने का वह खुद ऐलान करेंगे और लिखित तौर पर कर्नाटक के मंत्री इस सिलसिले में तमाम तरह के भ्रम को दूर करेंगे। इस अवसर पर बातचीत के आरंभ में जमीयत उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश के दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक वर्ग को निराशा के अंधेरे में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है और नफरत एवं सांप्रदायिकता की खुलेआम अभिव्यक्ति द्वारा देश के वातावरण को दूषित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों को ध्यान से पढ़ा और देश की सांप्रदायिक स्थिति पर कहा कि इस बार रामनवमी त्योहार के अवसर पर जो धार्मिक तनाव और हिंसा हुई है उससे हम चिंतित हैं। जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं हैं वहां हमने राज्यपाल या मुख्यमंत्री के जरिए इसे नियंत्रित करने की कोशिश की है और जहां हमारी सरकारें हैं वहां जो भी घटनाएं हुई हैं जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रतिनिधि मंडल ने देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगों, नफरती अभियान, इस्लामोफोबिया, मॉब लिंचिंग, समान नागरिक संहिता, मदरसों की स्वायत्तता, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण, कश्मीर की वर्तमान स्थिति, असम में जबरन बेदखली और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। 1 घंटे से अधिक चली इस बैठक में मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम की जमानत का मुद्दा भी उठाया गया। इस बैठक को लेकर भी कुछ विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। राजद नेता फैजल अली ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ लोग अमित शाह से मिले, मुसलमानों पर चर्चा की, बैठक के बाद सभी ने गृह मंत्री की तारीफ की तो की, लेकिन यह नहीं बताया कि उन्हें क्या आश्वासन मिला। वैसे समाज के ये प्रतिनिधि कैसे बने? क्या इन्हें नहीं पता कि ऐसी बैठक से भ्रम पैदा होगा या ये समुदाय को बांटने के गेम प्लान का हिस्सा है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की स्थिति का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक 166 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि बीजेपी की ओर से अब तक किसी तरह की कोई सूची जारी नहीं की गई है और माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली सूची आने में अभी कुछ दिनों का और समय लग सकता है। राज्य की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी जेडीएस ने भी अपने कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कर्नाटक में भाजपा को धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव जीत लेने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ भाजपा ने जानबूझकर अपने चुनाव अभियान को हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया था। इसी कारण संघ परिवार की मुख्यधारा और उसके बाहरी तत्वों ने हिजाब, हलाल गोश्त, लव जिहाद जैसे मुद्दों को उभारा और प्रासंगिक बनाए रखा। भाजपा ने चुनाव का केंद्रीय मुद्दा ही यह बनाया है कि कर्नाटक के हिंदू मुस्लिमों से भयभीत और आशंकित हैं। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तो हैं ही, प्रशासनिक अक्षमता भी लगातार दिखाई दे रही है। जैसे कि पिछले अगस्त में बाढ़ ने राज्य की राजधानी के साथ आईटी उद्योग के केंद्र को भारी नुकसान पहुंचाया था। क्या बीजेपी वाकई कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मुसलमानों के वोट को साधने की कोशिश कर रही है या अपने हिंदुत्व की राजनीति पर उसे ज्यादा भरोसा है? इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।